हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा है कि ह्यूमन आई, हमारी जो आंखें होती है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारी हो सकती है हमारी आंखों में, उसको कैसे ठीक करेंगे। ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने की, जो कि देखा जाए तो लेंस का, लाइट चैप्टर का एक प्रकार का एप्लीकेशन ही है। ये भी अब जो हम लोग प्रिज्म से करने जा रहे हैं या आगे चल के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करेंगे, ये सब कुछ भी लाइट से ही जुड़ा हुआ चीज है। सब कुछ रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होगा, आप लोग देखेंगे। मतलब लाइट चैप्टर और ये चैप्टर अलग अलग नहीं है, एक ही चैप्टर है, एक प्रकार से मानिए तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इसको आज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अच्छा, लाइट चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा था, सबको याद है ना? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या था वो? क्या था, जरा सभी लोग याद कर लीजिए एक बार। कि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, लाइट ऐसे आ रही थी, ये नॉर्मल है, तो जानी तो ऐसे चाहिए थे इसको। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो सीधे लाइट ऐसे निकल जाती, लेकिन ग्लास स्लैब आने के कारण ये नॉर्मल की तरफ इसका झुकाव हो जाएगा और ये लाइट रेज ऐसे आ जाएगी। फिर जब डेंसर से अब रेयर में आएगी, मतलब ग्लास से फिर एयर में आएगी, तो फिर नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ऐसे जाना चाहिए था लेकिन अब ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि ये दोनों पैरेलल होंगे, मतलब ये रेज और ये रेज पैरेलल होगा। और ये जो फिक्स दूरी हमेशा रहेगी, जिसको कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बात सभी लोगों को याद होगी। तो यहां पे जो ये इमर्जेंट रे है, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये है आपका इमर्जेंट रे। तो ये जो इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे के पैरेलल है होगा ग्लास स्लैब में। सबको याद है ना? ग्लास स्लैब में क्यों ऐसा होता है, लॉजिक क्या है, क्यों पैरेलल आता है? इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि ग्लास स्लैब का जो अपोजिट फेस है, मतलब ये और ये आपस में पैरेलल है। इसी कारण से लाइट यहां पर जितना नॉर्मल की तरफ झुकाव करती है, उतना ही नॉर्मल से दूर यहां पर भाग जाती है, उतना ही नॉर्मल से दूर यहां पर भाग जाती है। ठीक है ना? तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये और ये साइड, मतलब ये वाली और ये वाली अपोजिट फेसेस जो हैं ग्लास के, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर मान के चलिए आप ग्लास कुछ ऐसे ले लें, ठीक है, ग्लास का कुछ डिजाइन ऐसे ले लें, तब ये नहीं होगा। तब ये नहीं होगा कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एनटीएससी में कई बार पूछा गया है, कई बार। मतलब बच्चों को क्या याद रहता है? बच्चों को सिर्फ एक बात याद रहती है कि अच्छा, इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। हाँ ठीक है, और उन दोनों के बीच की फिक्स दूरी हमेशा रहेगी, जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि ये तभी होगा जब वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इस तरीके का रेक्टेंगल बना दें, रेक्टेंगल नहीं, मतलब कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके का, क्या होगा ये? क्या इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी? नहीं। क्या इस तरीके में पैरेलल आएगी? नहीं। तो ये कब होगा, जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी दिया है ये बात। दिस इज योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, क्योंकि अब तो हम लोगों को प्रिज्म से पढ़ना है, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हम लोग प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करेंगे, जिसके अपोजिट फेसेस पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्रिज्म क्या होता है? ये प्रिज्म क्या होता है? तो ये एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, जिसका जो ट्रायंगल होता है वो इक्वालेटरल ट्रायंगल हम लोग मान के चलते हैं। हम लोग अभी उसी के बारे में पढ़ते हैं ज्यादा। तो जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है, वो देख लीजिए कैसा होता है। इसमें दो ट्रायंगुलर बेस होता है,
और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होता है। देखिए मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप कि बेहतरीन फिगर बन जाए। ये एक बेस मैंने बना दिया, और ये दूसरा बेस मैंने बना दिया। ओके, अच्छा बन जाएगा, लगता है अच्छा बन जाएगा। और ये इसको ज्वाइन कर लो, ये इसको ज्वाइन कर लो, और ये इसको ज्वाइन, ये बेहतरीन फिगर बन गया भाई। चलो देखो, सुंदर सा फिगर बन गया। ये है आपका प्रिज्म। तो आप लोग देख रहे हैं, ये पीछे वाला पोर्शन और ये सबसे आगे वाला पोर्शन ट्रायंगुलर फॉर्म में है ना, सॉरी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, नहीं नहीं ट्रायंगुलर फॉर्म में है। मैं भी क्यों विचलित हो रहा हूं यार, ये क्या हो गए, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। मतलब कि पीछे वाला पोर्शन और ये आगे वाला पोर्शन किस फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो यानी कि 2 ट्रायंगुलर फॉर्म हो गए, 2 ट्रायंगुलर बेस हो गया, एक सबसे पीछे वाला बेस और एक आगे वाला बेस, जो मैंने शुरुआत में ये येलो कलर का बना है, आप देख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होता है। तो देख लीजिए, ये पोर्शन देखिएगा आप, कोई दूसरा कलर जरा ले लेते हैं, चलो ब्लू वाला ले लेते हैं। ये फेस, ये और ये नीचे वाला, ये एक ट्रायंगल, ये एक रेक्टेंगल का निर्माण कर रहा है ना, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यानी कि एक रेक्टेंगल फेस हो गया। अच्छा, जैसे इस साइड है वैसे ही पीछे वाला साइड देखिए, पीछे वाले साइड के लिए फिर से ये और ये फिर से एक बन गया ना, फिर से एक उधर रेक्टेंगल बन गया, 2 रेक्टेंगल फेस हो गए। और तीसरा देखिए, ये नीचे वाला देखिएगा, एक ये और एक ये और एक ये 4 मिलके तीसरा रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस बना रहे हैं। तो यानी कि एक प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर बेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होता है। ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग इसी प्रिज्म से अब रेज पास कराएंगे और देखेंगे कि अब रिफ्रैक्शन करने पर क्या होता है। तो हम लोग ये पूरा प्रिज्म नहीं बनाएंगे, बल्कि सिर्फ सामने वाला पोर्शन ऐसे बना लेंगे, सिर्फ जो फ्रंट फेस है ना उसको, और यहीं पर हम लोग ऐसे रेज पास करके और फिर देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जरा बेहतरीन सा एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले येलो से बना लेते हैं, चलो। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग रिफ्रैक्शन करने जा रहे हैं प्रिज्म से। चाहे तो यहाँ हेडिंग लिख लीजिए या लिखा हुआ है, देखिए ये हो गया हमारा प्रिज्म का सामने वाला पार्ट, ठीक है, प्रिज्म का सामने वाला पार्ट। और अभी मैंने बोला कि हम लोग जनरली जो अभी सिलेबस में पढ़ेंगे वो इक्वालेटरल होगा, मतलब कि ये तीनों साइड बराबर होगा। अब चलिए रेज गिराते हैं। यहां से व्हाइट लाइट की जो रेज है वो गिरेगी, ये यानी सनलाइट बोल लो या व्हाइट लाइट बोल लो, ये यहां से गिरी, यानी कि ये कौन सा रेज है, इंसिडेंट रे है। ये कौन सा है, इंसिडेंट रे। ऐसा करते हैं हम लोग नाम भी देते चलते हैं, मान के चलिए ये पी पॉइंट है और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई पॉइंट। तो पी से ई इंसिडेंट रे है, ओके। आगे चलते हैं। तो चूंकि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रेज ऐसे निकल जाती ना, ऐसे निकल जाती ऊपर की तरफ, लेकिन चूंकि अब आ गया प्रिज्म आ गया जो कि एक ग्लास है, अरे ग्लास का ही बना हुआ है, तो ये अब यहां पे अगर आप इसका जो नॉर्मल डालोगे, देखिए अगर ये साइड इस तरीके के है तो इस पॉइंट पे जो ई पॉइंट है, नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा 90 डिग्री भैया, सरफेस से 90 डिग्री, यानी सरफेस से 90 डिग्री, तो यानी कि नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मल ये आएगा, ध्यान रखिएगा नॉर्मल क्या होता है, सरफेस से 90 डिग्री, ओके। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सरफेस से, तो ये नॉर्मल हो गया। तो ये रेज क्या होगी, जब हम लोग रेयर से डेंसर में जाते हैं तो रेज क्या होती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। तो ये रेज जो है सो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी
और इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, ये ई पॉइंट है, यहां से इसको हम लोग एफ पॉइंट बोल देते हैं। चलो एफ, इस पॉइंट को एफ बोल देते हैं। तो ई से एफ क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, अब यहां पे नॉर्मल कैसे होगा? तो अब यहां पे नॉर्मल ऐसे होगा, ये इस पॉइंट का नॉर्मल है। ठीक है, तो अब बताइए, अब रेज जो निकलेगी क्या इस तरीके से निकल जाएगी, ऐसे निकल के चली जाएगी? नहीं, अब हम लोग डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो क्या होगा? हम लोग नॉर्मल से दूर भागेंगे, मतलब कि अब रेज जो है सो कुछ इस तरीके से निकल आएगी। क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई? सभी लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यानी ई पी ई एफ, और इसको कुछ नाम दे देते हैं एस, यानी कि एफ से एस जो है ये आपका हो जाएगा इमरजेंट रे। तो सबसे पहले तो ये नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्या? कि पी से ई जो है ये आपका इंसिडेंट रे है, फिर उसके बाद ई से एफ जो है ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और एफ से एस जो है ये आपका इमरजेंट रे है। बहुत बढ़िया, ये आपका इमरजेंट रे हो गया। ठीक है, अब आइए थोड़ी छोटी छोटी बातें और हैं, उसको भी कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। तो पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए, अब सुनिए जरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्लू कलर, अब ध्यान से सुनिए। अब यहां पे हम लोग कुछ एंगल बनाएंगे। कैसे एंगल बनाएंगे? तो ये चूंकि अभी मैंने बोला कि ये जो ट्रेंगुलर बेस बन रहा है ये ज्यादातर केस में हम लोग इक्वालेटरल लेते हैं, तो यानी कि ये कुछ एंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, यानी एंगल ये या ये सब सेम ही होते हैं, हम लोग ज्यादातर केस में सेम ही लेते हैं, तो ये सब एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये एंगल आर है, ये है एंगल आर। ठीक है, ये नॉर्मल है ना, और ये एंगल आर है। और इमरजेंट रे कौन सा होगा? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको एंगल ऑफ ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ई। ओके, ये तीन एंगल तो आपको समझ में आ गए, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई। ये बात तो पहले से भी जानते थे। यहां पर एक नया एंगल भी बनेगा, वो एंगल होगा जो ये इमरजेंट रे निकला है, इसको अगर हम पीछे लेकर जाएं, इसको अगर हम लोग पीछे लेकर जाएं, इसको ऐसे हम लोग पीछे लेकर जाएं, तो ये इंसिडेंट रे को यहां पे कट कर रही है। ये इंसिडेंट रे है, शुरू वाला इंसिडेंट रे। तो इस वाले एंगल को, मतलब कि जो इमरजेंट रे निकला, इधर की तरफ ये इमरजेंट रे निकला, और शुरुआत वाला जो इंसिडेंट रे था, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो चलिए जरा इन सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं। इन सारी बातों को जरा अच्छे से लिख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या क्या लिखना है हमें? एंगल ए, एंगल ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, उसके बाद क्या है? एंगल आई, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद क्या है? एंगल आर, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद है एंगल ई,
इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एक अभी नया एंगल क्या बनाया हमने? एंगल डी, जो कि है एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए आपके सिलेबस में बस इतना ही बात किया गया है, बस इतना ही, इससे ज्यादा बात नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, ये जो एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई और एंगल डी है, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कुछ स्पेशल केस में ये रिलेशन बनता है, हर जगह ये रिलेशन अभी आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल ए है और एंगल डी है, इन दोनों का सम जो होगा वो एंगल आई प्लस एंगल ई के बराबर होगा। मतलब प्रिज्म का एंगल और डेविएशन का एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन था, ठीक है। और ये है आपका एंगल ऑफ ई, ये है एंगल ऑफ ई। एंगल हमेशा नॉर्मल से नापा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एंगल ई जो है सो नॉर्मल से इमर्जेंट रे, एंगल आर जो है सो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे, और एंगल आई जो है नॉर्मल से इंसिडेंट रे। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। और उसके बाद ये रिलेशन याद रखिएगा, कई बार न्यूमेरिकल वो लोग दे देते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये आपकी काफी मदद करेगा। तो बस इतना ही है रेफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, इतना ही बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी में से कुछ ना कुछ वो जरूर पूछ सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म को फिर से यहां पे मैंने एक बार डिफाइन कर दिया है। द अपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू वन अनदर। मतलब ये इंक्लाइंड जो ये होता है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो शॉर्ट में तो ये बोल दो कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज एंगल ऑफ डेविएशन। या आपको और अच्छे से बोलना है तो इसको बोल लो, द पेकुलियर शेप ऑफ द प्रिज्म makes the emergent ray bend at an angle to the direction to the incident ray. This angle is called the angle of deviation. ठीक है ना। मतलब जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को बेंड करता है, जैसे यहां पे कर रहा था ना अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, यहां पे जाकर ये गिर रहा है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखिएगा। ये दोनों मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, हालांकि समझ में तो आ ही गया होगा फिगर से। अगर कभी डेफिनेशन वो पूछ दे तो आप लोग आराम से बताइए। ओके ओके, अच्छा एक बात यहाँ पे चाहा जाए तो इसको ना पॉइंट से भी बताया जा सकता है। जैसे ये पॉइंट का नाम आप कुछ दे दो, जैसे इस पॉइंट का नाम आप जी दे दो, ये इधर वाले पॉइंट का नाम आप क्या करो कि एच दे दो, तो आप क्या कहोगे कि एंगल एच जी और एस एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल एच जी और एस ये एंगल ऑफ डेविएशन। फिर आप ये नॉर्मल वाला ऐसे करके आप नाम दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है, हालांकि आप लोग आराम से कर सकते हो। इतने अच्छे से समझाने के बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात पढ़ने जा रहे हैं जो कि न्यूटन ने ही की थी। न्यूटन ने क्या किया था कि प्रिज्म लिया था और व्हाइट लाइट उससे पास कराया था। व्हाइट लाइट पास कराया था, तो वो व्हाइट लाइट क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। जैसे कि हम लोग किसको देखते हैं, तो हम लोग रेनबो को देखते हैं। तो आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, रेनबो में क्या होता है, 7 कलर होते हैं। यानी कि वो रेनबो का कलर आया कहां से, व्हाइट लाइट से आया। यानी कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर छुपे होते हैं, और वो हमें दिखेंगे कैसे, जब वो प्रिज्म से पास होते हैं तो हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होने के कारण उनका डेविएशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, और हमें वो रेज दिखाई देती है। उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द फेनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट होता है, सनलाइट होता है, उसकी स्प्लिटिंग होना
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स में ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास फ्रिंज इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि जब एक प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट पास करेंगे तो व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर्स में। इसी फेनोमिना को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फेनोमिना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो व्हाइट लाइट है तो व्हाइट कलर ले लिया जाए, क्यों? ये रहा व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है। ये निकलना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे निकलेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, ये ऐसे डेविएट हो जाएगा। और आपको ये बात बता दें कि ये अपने कलर्स में टूटते हुए डेविएट होगा, ऐसा नहीं है कि ये सिंगल डेविएट होगा। क्योंकि प्रिज्म की ये खासियत होती है कि वो क्या करता है कि इन कलर्स को इनके कंस्टिट्यूएंट कलर में डेविएट कर देता है। क्यों करता है अभी मैं बताने वाला हूं, जरा वेट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पर स्क्रीन लगा लेंगे। क्या करेंगे? एक स्क्रीन लगा लेंगे पर्दे टाइप का, जिसपे कि ये सातों कलर हमें दिखाई दे, और फिर उसके बाद ये कलर जो है सो डेविएट हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये सातों कलर जो हैं वो आपस में डेविएट इस स्क्रीन पर हो जाएंगे। कितने हुए? 3 3 6, चलो एक और कर लो। तो ये 7 कलर इस तरह से डेविएट हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट ये अलग अलग कलर में टूट जाएगा। एक पीला आ जाएगा, फिर एक, बहुत सारे कलर होते हैं ना, अभी मैं बता रहा हूँ वो कौन कौन से कलर हैं। थोड़ा सा इनको अलग अलग कलर से मैं कर दूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। हाँ, ये लीजिए, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। स्केल से आप लोग करेंगे तो अच्छा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए, ये जो कलर होंगे ये ऊपर से नीचे ऐसे होंगे। सबसे ऊपर होगा रेड, ठीक है, उसके बाद होगा ऑरेंज, उसके बाद होगा येलो, उसके बाद होगा ग्रीन, उसके बाद होगा ब्लू, उसके बाद होगा इंडिगो, और उसके बाद होगा वायलेट। यानी कि R O Y G B I और V, जिसको कि आप लोग भिबग्योर बोलते हो। सुना है ना भिबग्योर? याद करने का तरीका है VIBGYOR, भिबग्योर। तो ये भिबग्योर ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लाइट है रेड, रेड लाइट कम डेविएट होगी। रेड लाइट क्या होगी? कम डेविएट होगी। यानी जो सबसे ऊपर है वो देखिए आप कम डेविएट हो रही है, लिस्ट डेविएट। और जो वायलेट लाइट है ये मैक्सिमम डेविएट हो रही है, ये सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है, इसीलिए तो ये नीचे आ रही है। ओके, तो सबसे ऊपर वाली लाइट जो है रेड लाइट, ये कम डेविएट हो रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों रेड लाइट सबसे कम डेविएट हो रही है? इसके पीछे का रीजन मैंने यहां लिख रखा है कि रेड लाइट डेविएट्स लेस, क्योंकि रेड लाइट हैज मोर वेवलेंथ एंड लेस फ्रीक्वेंसी। और जबकि वायलेट लाइट जो होता है वो मैक्सिमम डेविएट्स करता है, क्योंकि वायलेट लाइट हैज लेस वेवलेंथ एंड मोर फ्रीक्वेंसी। अब ये कई बच्चों को बात समझ में नहीं आएगी कि सर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से हम कैसे समझें डेविएशन का खेल। तो मैं यही कहूंगा आपके लेवल पर कि आप लोग जिद ना करें और इस चीज को अभी ना समझें। समझाने को समझा सकता हूं, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन अभी आप ना समझें। लाइव क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं वहां पे, अगर आप लोग जिद करोगे तो समझा दूंगा। लेकिन आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में भी इस बात का जिक्र नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, 12th में आओगे तो कर दूंगा कि रेड लाइट कम डेविएट होगी और वायलेट लाइट ज्यादा डेविएट होगी। रीजन है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वायलेट लाइट की लेस वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब कि स्पेक्ट्रम कुछ नया नहीं है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में
स्प्लिट होकर एक स्क्रीन पर प्राप्त हो गया, तो इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि हमें एक व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिल गया, 7 कलर का हमें स्पेक्ट्रम मिल गया। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कुछ नया और तोप नहीं है, बल्कि यही है। ओके, तो मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो एक दो पॉइंट जरा लिख लेते हैं हम लोग। यहां पे कुछ बताने के लिए अब है नहीं, तो यहां पे एक छोटा सा बात आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपाउंड ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। चाहे तो ये लिख लीजिए, ठीक है। अगर स्पेक्ट्रम का आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे एक डेफिनेशन ही आप बता दो, तो आप लोग ये बात लिख लीजिए। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट beam is called its spectrum। ठीक है, जो कलर कंपोनेंट्स का बैंड है एक लाइट बीम का, यही तो एक बैंड है 7 कलर जिसमें है, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जरा दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रेड लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होती है, इसीलिए वो ऊपर आती है। सबसे कम डेविएट होती है, इसीलिए ऊपर आती है, और इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। वायलेट लाइट ज्यादा डेविएट होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। या यूं आप एक और बात कह सकते हो कि चूंकि लाइट जो है ना, लाइट अलग अलग कलर की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। इसी कारण से कुछ लाइट पहले प्रिज्म से बाहर आ जाते हैं और कुछ लाइट बाद में प्रिज्म से बाहर आते हैं। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा मैं। पहले आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि विब गियोर जो होता है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और उसके बाद रेड। तो जब आप इधर से इधर की तरफ जाओगे तो लेमडा यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है ना, यानी कि लेमडा बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा। इसीलिए वायलेट की वेवलेंथ कम होती है और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और विबगियोर कभी भी ऊपर से नीचे मत लिख दीजिएगा, नीचे से ऊपर लिखिएगा। ठीक है ना, कई बार बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि बताओ ऊपर से कैसे ये रेज आई तो कैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम बना, तो वो विबगियोर ऐसे लिख देंगे। ऐसे मत लिखना, ये गलत। नीचे से ऊपर लिखना, भी नीचे और आर ऊपर। चलो, हाँ, तो मैं अभी यही बात बोल रहा था, इसी बात को मैं समझाना चाह रहा था कि जो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट है अकर्स बिकॉज कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू द ग्रास। जो व्हाइट लाइट के 7 कलर्स हैं, यहां पे 7, द 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट अलग अलग स्पीड से प्रिज्म में ट्रेवल करेंगे, क्योंकि हर एक लाइट की अपनी वेवलेंथ और अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। इसी कारण से वो प्रिज्म के अंदर, मतलब ग्लास प्रिज्म के अंदर, उसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो फटाक से बाहर आ जाएंगे, जैसे रेड है वो फटाक से बाहर आ गया। लेकिन वायलेट की स्पीड ज्यादा है तो वो थोड़ा देर से आएगा, ज्यादा डेविएट कर जाएगा। दैट्स वाई, यही रीजन है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्टिव टू द इंसिडेंट रे। इसी कारण से हमें अलग अलग कलर देखने को मिलता है। ठीक है, छोटी सी बात मैंने समझा रखी है, हालांकि फुल एक्सप्लेनेशन जो है आप जब 12th में पहुंचोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, एक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट और हम लोग देखते हैं। न्यूटन ने एक क्या किया, वी हैव जस्ट सीन, अभी अभी हमने यही देखा कि व्हाइट लाइट कैन बी डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। हमने अभी क्या देखा कि व्हाइट लाइट जो है वो अपने 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है। न्यूटन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। न्यूटन ने कहा कि क्यों ना जब वो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, उस स्पेक्ट्रम को भी एक और प्रिज्म रख के फिर से पास कराया जाए। मतलब उन्होंने कहा कि देखो ये प्रिज्म है, हम व्हाइट लाइट लेकर आ रहे हैं, तो व्हाइट लाइट क्या हो रहा है, अलग अलग कलर में हमें दे रहा है।
अलग अलग कलर में यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम मिल जा रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस रेज को क्या करो, एक दूसरे लेंस से फिर से पास कराओ, सॉरी दूसरे प्रिज्म से। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रिज्म से फिर से पास कराओ इसको, उस प्रिज्म को उल्टा कर दो और फिर से पास कराओ। तो अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाएंगे ऐसे, और यहां पे देखने को ये मिला कि ये जो लाइट है यहां से फिर सिंगल व्हाइट लाइट में निकल गई। मतलब कि पहले व्हाइट लाइट हमने डाला था, शुरुआत में हमने क्या डाला था, व्हाइट लाइट। तो पहले वाले प्रिज्म से ये रिफ्रैक्ट हुआ और 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट गया। फिर उसके बाद जब दूसरा वाला हमने प्रिज्म डाला तो ये क्या हुआ कि सारे के सारे कलर आपस में मिल गए और फिर से व्हाइट लाइट हमें मिल गया, ठीक है। सबसे ऊपर रेड होगा, नीचे वायलेट होगा, सबसे ऊपर रेड होगा, नीचे वायलेट, ऊपर रेड और नीचे वायलेट, और फिर उसके बाद ये व्हाइट लाइट में निकल गया। यहाँ पे हम स्क्रीन लगा के खड़े थे, हमने देखा कि स्क्रीन पर तो हमें व्हाइट लाइट मिल रहा है। यानी कि न्यूटन ने ये शो किया कि रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब ये पहले वाला जो हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसका रिवर्स भी ट्रू है। यानी कि अगर हम लोग फिर से प्रिज्म डालेंगे तो हमें फिर से व्हाइट लाइट मिल जाएगी। यानी कि 7 कलर्स लाइट की जो है स्पेक्ट्रम की, वो रिकंबाइंड होके हमें बैक में व्हाइट लाइट दे देगी। ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूफ करता है कि हमारी व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है। अगर हम सिर्फ इतनी बात करें तो ये भी प्रूफ करता है, ये बात प्रूफ करता है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर है। लेकिन अगर फिर से उसको दोबारा हम लोग रिकंबाइन करके व्हाइट लाइट दे लेते हैं, व्हाइट लाइट प्राप्त कर लेते हैं, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो गया कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। तो न्यूटन ने एक कमाल के काम किया था और स्पेक्ट्रम को रिकंबाइन करके फिर से व्हाइट लाइट उन्होंने बना दिया था। तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, मैंने आपको समझा दिया। ओके, ये पूछा जा सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट का फायदा क्या हुआ, तो आप लोग बता दीजिएगा। इस एक्सपेरिमेंट का यह फायदा हुआ कि हम लोगों को यह बात 100% प्रूफ हो गई कि व्हाइट लाइट 7 कलर के बनते हैं, मतलब व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। अच्छा चलिए, रेनबो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। रेनबो और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द स्टार सीम हायर, क्यों हमें ज्यादा दूरी पर दिखाई देते हैं, एडवांस सनराइज एंड सनसेट, ये सब कुछ अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे रेनबो से, ठीक है ना। आज बस इतना ही रखते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक बचेगा आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 लेक्चर में आपका इति श्रीयाय नमः स्वाहा। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।